हेलो एवरीवन, वेलकम टू ब्राह्मी एकेडमी। बहुत सारे बच्चों को प्रीलिम्स में ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होती है, लेकिन मेंस में काफ़ी प्रॉब्लम होती है। उन्हें लगता है कि क्या लिखना चाहिए, कैसे लिखना चाहिए। स्टार्टिंग के जो 10 वर्ड्स हैं उसमें 3 लाइनें हैं, तो क्या कितने शब्दों में, मतलब 10 शब्द लिखने हैं या 3 लाइनें भरनी है, कैसे लिखना है। अगर कोई क्वेश्चन ऐसे आता है कि आप सिर्फ एक फैक्ट बता के उसको बता सकते हैं, जैसे कि हो गया आपका कि मध्य प्रदेश की राजधानी क्या है, तो आपको क्या भोपाल बताना है या थोड़ा बहुत उसके बारे में भी बताना है, या आप अगर एक शब्द में उत्तर दे देते हैं तो उसमें कोई प्रॉब्लम होगी क्या। तो ये सारी चीज़ें आज हम देखेंगे। आज मैंने जो है इतिहास, जो आपका पेपर पार्ट 1 है, आपके पेपर 1 का, वो उठाया है। उसमें भी हम 10 शब्द पहले डिस्कस करेंगे, 10 शब्दों वाले आपके आंसर्स। उसमें हम देखेंगे कि कैसे आपको आंसर राइटिंग करनी है। उसमें 3 लाइनें हैं, कैसे आप उसमें फैक्ट रख सकते हैं, इंपॉर्टेंट फैक्ट। ऐसा भी नहीं है कि बहुत ज़्यादा फैक्ट आपको कॉमा कॉमा करके भर देने हैं 3 लाइनों में। मेन चीज़ें आपको रखनी है। तो आज एग्जाम्पल के लिए हमने कुछ क्वेश्चंस यहाँ पे लिए हैं एक्सप्लेन करने के लिए कि कैसे आपको मेंस में आंसर राइटिंग करनी है। ठीक है, जैसे आप घर पे भी प्रैक्टिस करेंगे, 2022 वाले जो लोग हैं, तो वो इसको एक बेस बना के चल सकते हैं कि हमें ऐसे ऐसा कुछ करके अपनी आंसर प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, सबसे पहला आप देखिए क्वेश्चन। मैंने बेसिक क्वेश्चन उठाए हैं, बहुत टफ नहीं उठाए। मैंने यहाँ पे ज़्यादा टफ क्वेश्चन इसलिए नहीं लिए हैं क्योंकि मुझे यहाँ आपको तरीका बताना है, ना कि ये बताना है कि अगर टफ क्वेश्चन आते हैं तो मैं उनका सॉल्यूशन आपको दूँ। हम वो भी करेंगे, हम बहुत सारे क्वेश्चन लेंगे, उसका सॉल्यूशन देखेंगे। जैसे आपको बहुत सारे क्वेश्चन नहीं मिलते हैं, 2022 आपके 20 वाले पेपर में बालाथल संस्कृति आ गया था, तो ऐसे क्वेश्चन मिलते नहीं हैं ईजिली, तो हम वैसे क्वेश्चन भी डिस्कस करेंगे। अभी हमने जितने भी यहाँ पे क्वेश्चन लिए हैं वो काफ़ी इजी हैं, आपको पता होते हैं। बस मैं यहाँ पे ये बताने की कोशिश कर रही हूँ कि आपको कैसे लिखना है 3 लाइनों में मेन चीज़ें। तो जैसे आपका हो गया सिंधु सभ्यता। ठीक है, सिंधु सभ्यता आपको क्या करना है, सबसे पहले ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें कम से कम शब्दों में लिखने की कोशिश करनी है। ठीक है, आपने बताया विश्व की प्राचीनतम सभ्यताओं में से एक है ये। ठीक है, यहाँ पे आप चाहें तो आप टाइम भी बता दें कि लगभग 2350 से 1750 हमें मैक्सिमम जगह पे मिलता है। ठीक है, आपका ईसा पूर्व। ठीक है, ये हो गया आपका ईसा पूर्व। तो सबसे पहले हमने बता दिया प्राचीनतम सभ्यताओं में से एक। सबसे पहले तो यही बताएंगे ना सिंधु सभ्यता थी क्या, फिर किस टाइम पे थी, फिर आपने विस्तार बता दिया, विस्तार कहाँ कहाँ है, भारत में है, पाकिस्तान में है, अफगानिस्तान में है। फिर आपने विशेषताएं बता दी। विशेषताएं नगर नियोजन था, व्यापार वाणिज्य था। ठीक है, वहाँ के मोहरे थे, स्क्रिप्ट था जो अभी तक हम पढ़ नहीं पाए हैं। तो ये सारी चीज़ें, मतलब आपने मेन चीज़ें, सिंधु सभ्यता आया तो क्या था, कहाँ था और उसकी विशेषताएं क्या थी। ठीक है, ये आपने 3 लाइनों में बता दिया सिंधु सभ्यता। ठीक है, अभी आपको अगर ये नहीं समझ में आ रहा तो अभी 2-3 क्वेश्चन और डिस्कस करेंगे तो और अच्छे से समझ में आएगा। नेक्स्ट देखिए, जैसे हो गया आपका सिंधु सभ्यता की लिपि। अब आपको बताना है सिंधु सभ्यता की लिपि के बारे में। सबसे पहले बताएंगे लिपि कैसी थी, भाव चित्रात्मक। ठीक है, तो आपने बता दिया कि लिपि थी कैसी, भाव चित्रात्मक। फिर लिखी कैसी जाती थी, यह लिपि दाएं से बाएं लिखी जाती थी, मतलब दाएं से बाएं फिर बाएं से दाएं ऐसे लिखी जाती थी। ठीक है, तो ये हो गया आपका भाव चित्रात्मक थी। उसके अलावा लिखी कैसे जाती थी हमने ये बता दिया। फिर हमें साक्ष्य कहाँ मिला है, धौलावीरा में हमें एक आपका बोर्ड मिला है। बोर्ड में हमें 10 प्रतीक मिले हैं। ठीक है, सिंधु सभ्यता की उसमें लिपि लिखी हुई है। उसके अलावा आपको पता है मोहरों में भी मिला है, बर्तनों में भी मिला है, तो हमें साक्ष्य बहुत जगह पे मिला है। आप चाहें तो इसके साथ साथ और एग्जाम्पल दे सकते हैं कि हमें मोहरों में भी लिपि मिली हुई है। ठीक है, आपको पता है। अब इसमें आप ये भी बता सकते हैं कि आपको चित्र कौन कौन से मिले हैं। नहीं तो इतनी डिटेल में जाने की ज़रूरत है नहीं, अगर चाहें तो आप बता सकते हैं, नहीं तो मुझे लगता है कि आप इसमें कुछ भी एक्स्ट्रा करेंगे तो वो क्या करेगा, आपका थोड़ा सा फ्लो भी ख़राब कर देगा। उसके अलावा आपको ये याद रखना है कि 1 2 3 मैंने ये बताने के लिए आपको किया है। आपको 1 2 3 करके नहीं लिखना है, आपको ऐसे एरो कर करके लिखना है। ठीक है, 1 लिपि कैसी है, भाव चित्रात्मक। फिर यह लिपि दाएं से बाएं लिखी जाती है। फिर आपने साक्ष्य बता दिए हमें कहाँ मिली है। ठीक है, फिर नेक्स्ट देखिए मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो के बारे में आप क्या लिख सकते हैं, सबसे पहले तो ये है क्या। ठीक है, तो ये हड़प्पा कालीन पुरातात्विक स्थल है। ठीक है, उसके बाद आप बताएंगे कि स्थिति क्या है, सिंध प्रांत पाकिस्तान में इसकी स्थिति है। फिर उसके बाद आप विशेषताएं बताएंगे, हमें यहाँ से विशाल अन्नागार मिला है, स्नानागार मिला है। ठीक है, स्नानागार। उसके अलावा आपको पता है कि जो नर्तकी की मूर्ति है वो भी मिली है, पुरोहित की मूर्ति मिली है।
तो ये सारी चीज़ें आप यहाँ पे लिख सकते हैं। आपकी लाइन जितनी भी है यहाँ पे आप चाहें तो कॉमा करके 1-2 चीज़ें और ऐड कर सकते हैं, नहीं तो मेरे ख्याल से इतनी सारी चीज़ें आपकी सफिशिएंट हैं। आपने पहले बता दिया कि मोहनजोदड़ो है क्या, तो हड़प्पा कालीन पुरातात्विक स्थल है, फिर कहाँ पे है वहाँ पे स्थिति बता दी। फिर आपने थर्ड नंबर पे मतलब एक एरो डाल के 1 2 3 थर्ड पे आपने कर दिया कि यहाँ पे क्या क्या मिला हुआ है, ठीक है, विशेषताएं क्या है यहाँ पे। तो ये हो गया आपका 10 शब्दों का जो 3 मार्कर वाले क्वेश्चन है आपके, ठीक है, 10 शब्द के। तो अब देखिए मेन चीज़ें हैं, ऐसे ही आपको प्रैक्टिस करनी है। आपको पता है कि हर एक, चाहे वो आधुनिक हो, चाहे आपका मध्यकालीन हो, चाहे प्राचीन हो, उसके बाद मध्य प्रदेश के आपके हो गए, रियासतें हो गई, सब से आपका क्या आना है, 3-3 आपके क्वेश्चन आने हैं 10 शब्दों में। तो आप हर एक जो भी आपको क्वेश्चन इंपॉर्टेंट लगता है, चाहे वो प्राचीन में हो, चाहे मध्यकालीन में हो, चाहे आधुनिक में हो, आप प्रैक्टिस ज़रूर करिएगा। आप कोई भी यहाँ पे शब्द लिखिए, अपने मन में सोचिए, ठीक है। अगर प्रैक्टिस भी आपको लिख के नहीं करनी तो आप मन में सोचिए। जैसे मैंने बोला मोहनजोदड़ो, इसके अलावा मैंने यहाँ पे लिख दिया गौतम बुद्ध, ठीक है, गौतम बुद्ध। अब आप गौतम बुद्ध के बारे में सोचिए कि मैं 3 लाइनों में क्या क्या लिख सकता हूँ या लिख सकती हूँ, ठीक है। ऐसे ही आप क्या कर सकते हैं, प्रैक्टिस कर सकते हैं ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस की, क्योंकि हर एक पार्ट से क्वेश्चन आना है, इसलिए आपको भी पता है कि बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, मतलब किसी भी एरिया से पूछे जा सकते हैं, क्योंकि आपके एंशियंट के जो आपका प्राचीन है वहाँ से लेने ही लेने क्वेश्चन है। तो आप जो बेसिक है, सिंधु सभ्यता हो गया, वैदिक हो गया, ठीक है, मौर्यन हो गया, आपका बौद्ध और जैन धर्म के बारे में हो गया, इनसे क्वेश्चन आते ही आते हैं। तो आप यहाँ से मैक्सिमम क्वेश्चन प्रैक्टिस करें, ठीक है। फिर नेक्स्ट देखिए हड़प्पा की विशेषताएं। मैंने आपको बताया कि मैं यहाँ पे आपको सिर्फ प्रैक्टिस करवाने के लिए क्वेश्चन लेके आई हूँ। यहाँ पे इससे कोई मतलब नहीं था कि मुझे अलग अलग टाइप के क्वेश्चन चाहिए हैं, ये जो टफ क्वेश्चन है वो चाहिए, मुझे सिर्फ आपको बताना था तरीका, ठीक है। यहाँ पे आई है विशेषताएं, तो आप कुछ नहीं लिखेंगे, सीधे सीधे विशेषताएं बताएंगे, ठीक है। आपको कुछ नहीं बताना हड़प्पा के बारे में, सीधे सीधे विशेषताएं बताइए। नगर नियोजन था, ठीक है, सड़कों का समकोण पर कटाव था, ग्रिड सिस्टम जिसे बोलते हैं, आंतरिक और बाह्य व्यापार था, आपको पता था। इंटरनल आपका जो था पूरा मार्केट व्यापार वो भी था, बाहरी जैसे हमारा मिस्र से हो गया, ठीक है, सुमेरियन से हो गया, इन सब से हमारा व्यापार चल रहा था। उसके अलावा भवन निर्माण में ईंटों का प्रयोग, ठीक है। तो ये आपकी हो गई विशेषताएं। आपने बता दिया नगर नियोजन था। नगर नियोजन में जैसे आपको पता है कि 2 मंजिला इमारतें थीं, उसके अलावा आपकी जो ड्रेनेज सिस्टम था, पूरा नालियाँ बनाई गई थी, हर जो घर था हर नाली से जुड़ा हुआ था, सड़कें आपको समकोण पर काटती हैं। तो नगर नियोजन में मैक्सिमम चीज़ें कवर हो जाती हैं, तो आपको हर एक चीज़ डिटेल में बताने की फिर ज़रूरत नहीं है। आपने नगर नियोजन कर दिया, मैक्सिमम चीज़ें उसमें कवर हो गई। फिर सड़कों का बता दिया, आपने व्यापार का बता दिया, ईंटों का बता दिया। जैसे आप अलग अलग बताएंगे तो आपका ये रहेगा कि थोड़ा वैरायटी आ जाएगी। आप अगर विशेषताएं नगर नियोजन से ही बता देंगे कि मतलब सड़कें ऐसी थी, ग्रिड सिस्टम था, फिर उसके बाद ड्रेनेज सिस्टम ऐसा था, जल का मतलब सप्लाई ऐसा था, तो वो सब हो जाएगा आपका किसमें कवर आ जाएगा, नगर नियोजन में, ठीक है। फिर आप व्यापार के बारे में भी बता सकते हैं, उनका जो ये मैथमेटिक्स का ज्ञान था ईंटों का, वो भी बता सकते हैं कि वो हर जगह आपको सेम साइज़ की ही ईंटें मिली हैं, ठीक है। मैक्सिमम जगह आपको पक्की ईंटें मिली हैं, बहुत कम जगह आपको कच्ची ईंटें मिली हैं, जैसे कि कालीबंगा। तो ये सारी चीज़ें आपने विशेषताएँ बता दी इसमें, ठीक है। फिर नेक्स्ट देखिए तराइन का युद्ध, आपका ये मध्यकालीन वाला पोर्शन हो गया। अब ऐसे अगर द्वितीय युद्ध वगैरह के बारे में आता है तो आप क्या बताएंगे? आप तो सबसे पहले बताएंगे कि हुआ कहाँ, कब हुआ था, ठीक है। तो ये हुआ था 1192, पहले आपने बता दिया टाइम। फिर किसके किसके बीच हुआ था, तो मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के मध्य हुआ था। आप चाहें तो मतलब इसको अगर मध्य करके पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी लिखेंगे तो वो थोड़ा अजीब लगेगा, तो आप सीधे ऐसी लाइन भी लिख सकते हैं, मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के मध्य, ठीक है। थर्ड में आप बताएंगे जीता कौन। एक तो युद्ध है तो परिणाम क्या हुआ ये तो आपको बताना ही पड़ेगा, तो जीता कौन, मोहम्मद गौरी की विजय हुई। लेकिन परिणाम स्वरूप क्या हुआ, भारत में तुर्क साम्राज्य की स्थापना, ठीक है। तो आप ध्यान रखिएगा कि फिर अगर इसको छोटा करके, इसीलिए मैंने यहाँ पे अलग से नहीं लिखी है चौथी लाइन, ठीक है, जिससे आपका 3 लाइनों में आ जाए। आप यहाँ बता दीजिए इतने में हुआ, किसके किसके बीच हुआ, फिर तीसरी लाइन में आप लिख दीजिए कि विजय हुई मोहम्मद गौरी की, और फिर परिणाम स्वरूप भारत में तुर्क साम्राज्य का स्थापना हुई,
ठीक है। तो ये अगर युद्ध के बारे में ऐसा कुछ आता है तो ये ज़रूर आप बताएंगे। लास्ट में उसका महत्व ज़रूर आप थोड़ा बहुत बता दीजिएगा। जैसे कि आपका पानीपत का हो गया, पहला दूसरा तीसरा युद्ध, उसके अलावा बक्सर युद्ध हो गया। आपका कोई भी युद्ध आता है तो आप ये तो बताएंगे ही कब हुआ, किसके किसके बीच हुआ, कौन जीता, उसके अलावा उसका इम्पॉर्टेंस जो महत्व है वो ज़रूर बताइएगा। ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं इब्न बतूता। ठीक है, इब्न बतूता के बारे में आप किसी पर्सन के बारे में पूछता है तो आप क्या बताएंगे? सबसे पहले बताएंगे कहाँ का था, तो ये मोरक्को का यात्री था। ठीक है, भारत आया था। किसके टाइम पे आया था? मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में। ठीक है, भारत की यात्रा की थी इसने। फिर इसकी रचना है रेहला। ठीक है, आप चाहें, अब जैसे यहाँ पे मैंने रेहला बता दिया, मोरक्को यात्री बता दिया और किसके शासनकाल में आया था ये भी बता दिया। अब उसकी जो थोड़ी बहुत और चीज़ें हैं, जैसे कि मोहम्मद बिन तुगलक के टाइम पे वो क्या था? काजी भी था। फिर मोहम्मद बिन तुगलक ने उसको भेजा था चाइना एम्बेसडर के रूप में, राजदूत के रूप में। तो ये सारी चीज़ें आप यहाँ पे नहीं कर सकते, आपको मेन चीज़ें बतानी पड़ेंगी। भारत आया था, भारत घूमा, तो फिर उसने क्या लिखी? बुक लिखी। बुक में आपने भारत के बारे में बताया। ठीक है, मोरक्को यात्री था। तो ये सारी चीज़ें आपने मेन बता दी कि इब्न बतूता के बारे में। जैसे कि आपका मान लीजिए आमिर खुसरो आ गया। ठीक है, तो आमिर खुसरो के बारे में भी आप बताएंगे कहाँ था, फिर किसके शासनकाल में था। तो पहले तो कहाँ का था वो बता दिया, किसके शासनकाल में था वो बता दिया। फिर आप बता देंगे कि अगर उसका कुछ इम्पोर्टेंस है, मतलब जैसे उन्हें तोताए हिंद कहते हैं, उनकी रचनाएं बता दी आपने एक दो। तो ये सारी चीज़ें आपने कर दी। तो अगर किसी नाम पर्सन के लिए आता है तो आप ऐसा ही करेंगे। और लास्ट में ये ज़रूर बताएंगे उनका योगदान क्या है। ठीक है, कुछ ना कुछ योगदान होगा ही, तो आप योगदान वो बता देंगे। नेक्स्ट देखिए, एकता व्यवस्था। अब यहाँ पे व्यवस्था के बारे में आया है तो आपको मतलब 3 लाइनों में लिखना है। तो ऐसा कोशिश करिएगा कि ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें आप कम से कम लाइनों में लिख पाएँ। जैसे कि सबसे पहला प्रारंभ किसने किया था? ये इल्तुतमिश ने किया था। फिर सैनिकों को वेतन के बदले भूमि के कुछ क्षेत्र पर राजस्व वसूली का अधिकार देता था। ठीक है, तो एकता व्यवस्था थी क्या कि सैनिकों को वेतन ना देके वो राजस्व मतलब राजस्व के लिए क्या देते थे? भूमि का कुछ क्षेत्र दे देते थे, क्या उसी से काम चला। उद्देश्य क्या होता था? उद्देश्य होता था राजस्व वसूली का सुचारू संचालन। ठीक है, तो ये हो गया आपका जो राजस्व वसूली है उसका सुचारू रूप से संचालन हो। तो सैनिक जो हैं उनको वेतन नहीं देना पड़ता था, वो भूमि का कुछ भाग दे देते थे, वहाँ से वो राजस्व प्राप्त करते थे और राजा को भी टैक्स दे देते थे। ठीक है, तो ये एकता व्यवस्था चालू हुई इल्तुतमिश के टाइम पे। अब आप सोचिए कि इसमें एकता व्यवस्था में ये 3 मेन लाइनें हैं। इसमें आपने सारी बात कह दी, किसने चालू किया, क्या था और वो उद्देश्य क्या था। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं फिर आदि ब्रह्म समाज। आदि ब्रह्म समाज के बारे में बताना है तो सबसे पहले तो आप बताएंगे संस्थापक कौन था। ठीक है, तो संस्थापक थे केशव चंद्र सेन। फिर आपने स्थापना बता दी 1866 कोलकाता में हुई है। फिर आपने उद्देश्य बता दिया, शिक्षा का प्रचार, स्त्रियों की दशा में सुधार। इसमें थोड़ा बहुत कट गई हैं चीज़ें पीडीएफ में। ठीक है, तो ये स्त्रियों की दशा में सुधार, शिक्षा का प्रचार प्रसार कर रहे थे। तो ये हो गया आदि ब्रह्म समाज। ऐसे ही आपका अगर ब्रह्म समाज आता है या इसके अलावा आर्य समाज है तो ये आप क्या करेंगे? सबसे पहले तो बताएंगे संस्थापक कौन है और ऐसे एरो कर करके लिखना है आपको। तो सबसे पहले आपने बता दिया संस्थापक कौन है, फिर उसके बाद बता दिया स्थापना कब हुई थी, फिर बता दिया कि उसका उद्देश्य क्या था। अच्छा, अगर आप चाहें तो ये चीज़ यहाँ पे भी लिख सकते हैं कॉमा करके। ठीक है, स्थापना और उसमें आपने बता दिया 1866 और इस वाली लाइन में उद्देश्य बता दिया और थर्ड लाइन में आपने लिख दिया अगर इनका कुछ भी मतलब महत्व है, जैसे समाज में इनका क्या महत्व पड़ा। जैसे आपको पता है आर्य समाज, ब्रह्म समाज, इन्होंने काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट किया था सोसाइटी पे। ठीक है, समाज पे काफ़ी गहरा प्रभाव पड़ा था। तो इसलिए आप फिर यहाँ पे उनका महत्व बता सकते हैं कि क्या महत्व हुआ, उस वजह से क्या चीज़ें हुई सोसाइटी में चेंज। तो आदि ब्रह्म समाज आपने ऐसे बता दिया। आप चाहें तो 3 लाइनें ये बता दें, या आप चाहें तो आप जो इसको यहाँ पे लिख के तीसरी लाइन में लिख सकते हैं कि उसका महत्व क्या था। ठीक है, नेक्स्ट देखिए आज़ाद हिंद फौज। अब आज़ाद हिंद फौज वही है। सबसे पहले तो बताएंगे संस्थापक कौन था? कैप्टन मोहन सिंह। ठीक है, फिर स्थापना कब हुई थी? 1942 सिंगापुर में। देखिए यहीं पे मैंने ब्रैकेट में बता दिया सिंगापुर कहाँ हुई थी। ऐसे आप कहीं पे भी लिखते तो उससे बेटर है आपने ब्रैकेट में बता दिया, तो सीधे सीधे पता चल गया कि कहाँ हुई थी। ठीक है, ईयर बता दिया, किसने की थी, कहाँ हुई थी, फिर इसका महत्व क्या था, भारत की स्वतंत्रता में अहम भूमिका निभाई थी। ठीक है, तो ये हो गए आपके 3 मेन फैक्ट। आपने सबसे पहले बता दिया कि संस्थापक कौन था, स्थापना कब हुई थी, क्यों हुई थी, ठीक है, इंपॉर्टेंस क्या था, ये सारी चीज़ें आपने बता दी
10 शब्दों में। ऐसे ही आप 3 एरो कर करके बता देंगे और बस आपको इतना ही करना होता है। आपको मेन 3 फैक्ट देने होते हैं, 3 नंबर का है, उसमें से आपको 2 से 2.5 नंबर मिल जाने हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखिए स्वराज पार्टी। स्वराज पार्टी के बारे में पूछा है। सबसे पहले संस्थापक बताएंगे CR दास और मोतीलाल नेहरू। ठीक है, संस्थापक बता दिया, स्थापना बता दी कब हुई थी, उसके बाद बताया उद्देश्य क्या था, सरकार के अंदर रहकर अपनी मांगों को उठाना। ठीक है, तो ये हो गया कि आप स्वराज पार्टी के बारे में। ठीक है, यहाँ पे CR दास और मोतीलाल नेहरू ने मिलकर बनाई थी 1923 में। उनका उद्देश्य ये था कि सरकार के अंदर रहकर हम अपनी मांगों को उठा सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया स्वराज पार्टी के बारे में। और आप सोचिए ये मेन चीज़ें हैं, इसके अलावा आपको एक्स्ट्रा लिखना भी नहीं है कुछ। स्थापना किसने की, कब की, फिर उसके बाद उद्देश्य क्या था उसे मतलब स्थापित करने का, बस यही 3 मेन फैक्ट है। तो आई होप आपको चीज़ें समझ में आ रही होंगी कि आपको लिखना क्या है। यहीं पे अगर कहीं पे मतलब ऐसा क्वेश्चन है कि एक लाइन में उसका आंसर देना है, ठीक है, मैं बोल दूं स्वराज पार्टी की स्थापना कब हुई, तो आप सीधे 1923 लिखेंगे। ठीक है, ईयर बता देंगे सन 1923 में, कहाँ हुई, कैसे हुई, कब हुई, ये सब कुछ नहीं लिखना है। तो कोई क्वेश्चन ऐसे भी रहेंगे जिसका आंसर आपको एक शब्द में देना रहेगा। तो ये नहीं सोचना है कि हमें तीनों लाइनें भरनी चाहिए क्या, या तीनों लाइनें भरना कंपलसरी ही है, डिपेंड करता है आपका क्वेश्चन कैसा है। ठीक है, स्वराज पार्टी है मतलब उसके बारे में थोड़ा बहुत आप आसपास की चीज़ें बताएंगे, कैसे बना, कब बना, क्यों बना। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं चरण पादुका नरसंहार। इसमें अच्छा मैंने ऐसे लिए हैं कि पहले आधुनिक के लिए, फिर आपके मध्यकालीन, फिर आपके पहले प्राचीन के लिए, फिर आपके मध्यकालीन भारत, और फिर अभी हो गया आधुनिक भारत। अब मध्य प्रदेश के आपको क्वेश्चन मिलेंगे। मध्य प्रदेश में सबसे पहला होगा चरण पादुका नरसंहार। सबसे पहले तो इसकी टाइमिंग बताएंगे। घटना हुई थी 14 जनवरी 1931। ये मध्य प्रदेश के बारे में है, तो आप जितने अच्छे से डेट याद रखेंगे उतना ज़्यादा अच्छा रहेगा। ठीक है, 14 जनवरी बसंत पंचमी थी, इसलिए आपको 14 जनवरी 1931 पूरी याद रखनी है। ठीक है, स्थान कहाँ था, चरण पादुका ग्राम छतरपुर। जगह तो बताना ही पड़ेगा, कब हुआ, किस जगह पे हुआ, फिर बताएंगे इसे मध्य प्रदेश का जलियांवाला बाग हत्याकांड कहते हैं। आप जब ये बोल देंगे जलियांवाला बाग हत्याकांड, तो फिर ये बताने की ज़रूरत नहीं है कितने लोग मरे, किसने गोली चलाई, मतलब ये अंडरस्टूड है थोड़ा कि जलियांवाला बाग हत्याकांड जो हुआ था वैसा ही कुछ हुआ था। कहाँ पे, छतरपुर में। ठीक है, चरण पादुका नरसंहार में। तो इसलिए बहुत डिटेलिंग में जाने की ज़रूरत नहीं है, और आप नहीं तो फिर वहीं पे बहुत सारी चीज़ें लिख देंगे और वो ज़्यादा अच्छे से टीचर समझ नहीं पाएगा चेक करने वाला। ठीक है, तो इसलिए आपको बड़े मेन चीज़ें बतानी है, कब, कैसे, और फिर वो है क्या, जलियांवाला बाग हत्याकांड है। तो वो अंडरस्टूड है कि वो कहीं ना कहीं लोगों की हत्या करवाई थी, किसने, किसी अंग्रेज ने। फिर नेक्स्ट देखिए ओरछा, मांडू, या कोई महल मांडू का, ओरछा का महल, ये सारी चीज़ें आपको पूछी जा सकती हैं 10 शब्दों में। सबसे पहले आपने बता दिया स्थित कहाँ है, निवाड़ी जिला में। ठीक है, ये बेतवा नदी के किनारे। तो आप ऐसे भी चीज़ें कर सकते हैं कि जो चीज़ आपको अलग से लिखनी है, या किस नदी के किनारे है, कहाँ पे है, उससे बेटर आपने बता दिया निवाड़ी और ब्रैकेट में कर दिया बेतवा नदी के किनारे। ये भी बहुत अच्छा तरीका है। फिर आपने बताया स्थापनाकर्ता कौन था, रुद्र प्रताप बुंदेला। 16वीं शताब्दी में लगभग इन्होंने ओरछा की स्थापना की थी। तो ठीक है, स्थापनाकर्ता हो गया रुद्र प्रताप बुंदेला। फिर दर्शनीय स्थल कौन कौन सा है, ओरछा का किला है, राजा राम मंदिर है, जहांगीर महल है, आदि। ठीक है, तो ये आपके 3 लाइन मेन लाइनें, कहाँ है, किसने स्थापना की, फिर उसकी विशेषताएं क्या हैं, ये आपने बता दिया। ठीक है, मेन ओरछा के बारे में। आई होप आपको चीज़ें समझ में आ रही हो कि आपको कैसे कैसे लिखना है। मेन 3 फैक्ट हैं तो कौन से होने चाहिए, आप क्या चीज़ें अवॉइड कर सकते हैं, क्या चीज़ें आपको लिखनी ही लिखनी है। ठीक है, अब यहाँ पे अगर जैसे ये देखिए, यहाँ पे अगर आप ये नहीं बताते तो फिर इनमें से कोई भी अगर आप नहीं बताएंगे तो वो क्वेश्चन जो उसका आंसर है वो अधूरा रह जाएगा। ठीक है, यहाँ पे जलियांवाला बाग हत्याकांड की जगह आप बताएंगे कि इतने लोग मारे गए और इसने मतलब जो अपना अंग्रेज था इसने गोलियां चलवाई थी, तो उससे बेटर आप ये बताइए कि ये जलियांवाला बाग हत्याकांड कहलाता है मध्य प्रदेश का। ठीक है, ये ज़्यादा अच्छा होगा। नेक्स्ट देखते हैं ओरछा के बाद हथनौरा। सबसे पहले तो लोकेशन बताइए, कहाँ पे है, सीहोर, नर्मदा घाटी। ठीक है, तो ये आपने बता दिया, हथनौरा ग्राम, सीहोर, नर्मदा घाटी। भारतीय उपमहाद्वीप में प्राप्त प्रथम मानव जीवाश्म, जिसे नर्मदा मानव भी कहते हैं। तो आपने बता दिया हथनौरा है कहाँ, फेमस किस चीज़ के लिए है। फिर आपने बता दिया कि ये उत्खननकर्ता कौन थे, यहाँ के अरुण सोनकिया थे।
आपको पता है कि मध्य प्रदेश में जो मेन साइट्स हैं, जैसे कि आपका भीमबेटका हो गया, हथनौरा हो गया, आदमगढ़ हो गया, तो ये सारी चीज़ें आपको याद रखनी है। कहाँ है, किसने किया उत्खनन, उसके अलावा वो किस चीज़ के लिए फेमस है। ठीक है, तो यहाँ पे प्रथम मानव जीवाश्म प्राप्त हुआ, तो ये हो गया आपका हथनौरा। नेक्स्ट देखिए, छत्रसाल, राजा छत्रसाल की बात कर रहे हैं, तो आप तो बताएंगे थे कौन ये बुंदेला राजा थे। राजधानी क्या थी, राजधानी थी इनकी पन्ना। तो ऐसे आप कॉमा करके भी 2 फैक्ट एक लाइन में लिख सकते हैं, अगर आपके बहुत छोटे छोटे फैक्ट हैं तो। फिर उसके बाद उपनाम क्या था इनका, बुंदेलखंड केसरी। फिर आपने बता दिया कि इन्होंने छतरपुर नगर की स्थापना की थी, मतलब वहीं पे आप 1-2 में करके, मैंने यहाँ पे 4 अलग अलग कर दिया, आप यहीं कॉमा करके लिख सकते हैं, छतरपुर नगर की स्थापना की। फिर आपने बताया औरंगजेब के खिलाफ बुंदेला विद्रोह का नेतृत्व किया था। तो ये जो है मेन चीज़ें छत्रसाल जी के बारे में। कौन थे, बुंदेला राजा, राजधानी पन्ना, छत्रसाल, इन्होंने नगर बसाया। फिर उसके बाद इनका उपनाम बता दिया, उपनाम जरूरी भी नहीं है कि आप बताएं। तीसरी लाइन में आपने बता दिया कि इनका जो मेन है, जिस चीज़ के लिए जाने जाते हैं, वो है औरंगजेब के खिलाफ बुंदेला विद्रोह का नेतृत्व किया था। ठीक है, फिर नेक्स्ट हो गया आपका मल्हार राव होलकर। ये आपका रियासत वाली जो चैप्टर है ना, वहाँ से आया हुआ है, छत्रसाल, मल्हार राव होलकर। सबसे पहले तो आपने बताया होलकर वंश की स्थापना इन्होंने ही की थी। ठीक है, यहाँ चाहे तो आप बता सकते हैं कि कौन सी शताब्दी में की थी। फिर पानीपत के तृतीय युद्ध में सम्मिलित हुए थे, आप ये बता सकते हैं। इन्होंने संधि की थी मंदसौर की, वो भी बता सकते हैं। फिर आपने बता दिया छतरी इनकी है आलमपुर भिंड में। इसके अलावा आप ये भी बता सकते हैं कि इन्होंने क्या किया था, जैसे आपका राजवाड़ा है इंदौर का, वो बसाया था। तो यहाँ पे मेन चीज़ें आपकी हैं। यहाँ पे आप चाहें तो संधि के बारे में बता सकते हैं कि इन्होंने ट्रिटी कौन सी की थी, कॉमा करके, या फिर यहाँ पे बता सकते हैं कि इन्होंने राजवाड़ा भी बसाया था। तो मेन पॉइंट आपके मल्हार राव होलकर के संस्थापक हो गए। फिर उसके बाद इन्होंने क्या किया, पानीपत के तृतीय युद्ध में शामिल थे, इसके लिए भी ये फेमस है। और इसके अलावा इनकी छतरी कहाँ पे है, हमने वो बता दिया। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, गिरधारी बाई। गिरधारी बाई सबसे पहले तो आप बताएंगे कौन थी ये, सहायिका थी रानी अवंतीबाई की। ठीक है, रामगढ़ मंडला। अब आप देखिए, इसको अगर मैं सीधे एक लाइन में लिखती कि ये रानी अवंतीबाई की सहायिका थी, फिर रानी अवंतीबाई हमें बताना पड़ता कि थी कहाँ की, रामगढ़ मंडला की, तो हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं, सहायिका रानी अवंतीबाई, फिर कॉमा रामगढ़ ब्रैकेट में मंडला। ठीक है, ये भी बहुत अच्छा तरीका हो गया आपका। फिर 1857 के विद्रोह में शामिल हुई थी ये अवंतीबाई के साथ, और इनकी समाधि कहाँ है, मंडला में है। तो ये 3 फैक्ट हो गए आपके गिरधारी बाई के। अब आप इसमें ऊपर नीचे कुछ भी करेंगे तो फिर आप ना ये वाला पोर्शन अगर इसके साथ लिखेंगे तो मैच नहीं करेगा। ठीक है, ये रामगढ़ की निवासी थी, फिर आप बताएंगे कि 1857 के विद्रोह में शामिल थी, फिर आपका समाधि वाला छूट जाएगा ऑप्शन, या आप उसको कॉमा करके बताएंगे। ये बहुत अच्छे तरीके से लिखा गया है कि सहायिका बता दिया, जगह बता दी, फिर 1857 बता दिया, फिर आपने समाधि बता दी। ठीक है, तो मेरे ख्याल से आपको जो ये इतने सारे मैंने अभी क्वेश्चन बताए वो आपको बहुत अच्छे से समझ में आए होंगे। और कोई भी डाउट है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। ब्राह्मी एकेडमी का टेलीग्राम चैनल है, उसे ज्वाइन कर सकते हैं। और उसके अलावा अभी हम जो नेक्स्ट लेक्चर लेके आएंगे वो आपका, जैसे अभी मैंने बताया 10 वर्ड्स में आपको क्या क्या लिखना है। ठीक है, अभी मैं आपको एग्जांपल से बताऊंगी कि 50 शब्दों में आप क्या क्या मेन लिख सकते हैं। ठीक है, 9 से 10 लाइनें जो रहती हैं, आपको वहाँ पे कैसे क्वेश्चन हैंडल करना चाहिए। अगर उसमें आलोचना, समालोचना, मूल्यांकन, ये सारी चीज़ें पूछी हैं तो आप कैसे उसमें मैक्सिमम चीज़ें लिख सकते हैं। तो अभी नेक्स्ट लेक्चर जो है उससे रिलेटेड रहेगा, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को ये वीडियो शेयर करिए, जिससे जैसे ही मेरा वीडियो आए आप तक नोटिफिकेशन आ जाए। ठीक है, तब तक पढ़ते रहिए। ऑल द बेस्ट।